गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने जाना था कि पृथ्वी में कितने परिमंडल हैं। पृथ्वी में कितने परिमंडल हैं? तो पृथ्वी पर कुल 4 परिमंडल हैं। एक है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ये चारों मंडल मिल करके एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं और इन्हीं से जो है परिमंडल बनता है। साथ में हमने ये भी देखा था इसमें कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में थे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अंतर्गत हम लोग और इसके आगे हम लोग पढ़े थे जलमंडल के बारे में। जलमंडल में हम महासागर के बारे में भी पढ़ चुके थे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल और जीवमंडल, जो कि हमारे पाठ का आज अंतिम भाग है। तो यहाँ पर पाठ शुरू करते हैं। वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो गैसों की परत है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प और कुछ धूलकण, ये सारी चीजें जो है वायुमंडल में मौजूद है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। यानी कि इसी वायुमंडल में एक ऐसी गैस भी पाई जाती है जिसे हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। और इसी वायुमंडल, अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता कि सूर्य से पहुंचने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो हम तक आसानी से पहुंच जाती, जिससे कई प्रकार की बीमारियां जो है हमें हो सकती थी। तो वायुमंडल जो है हमारे लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है, जो हमें इन प्रकार की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये जो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है, वहां से ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। 5 परत की कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है और बहिर्मंडल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। क्षोभ मंडल पृथ्वी के जिस धरातल पर हम रहते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह जो है, जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जो है इस पर निवास करता है, इसे ही हम क्षोभ मंडल कहते हैं। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर का परत है। यह मंडल जो है, यहाँ पर तापमान जो है सदैव जो है समान रहता है। ना यहाँ पर तापमान जो है बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है। हमेशा यहाँ तापमान जो है समान होता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। यहाँ पर तीसरे नंबर में मध्य मंडल है। मध्य मंडल से ऊपर आता है आयन मंडल और उसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। ठीक है। यहाँ पर मध्य मंडल जो है, यहाँ पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है और उसके बाद में आयन मंडल है और उसके बाद में बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो है, यहाँ पर विरल गैसें पाई जाती है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ व शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो ये जो वायुमंडल है, अगर हम इसको प्रतिशत के अनुसार देखते हैं तो इसका जो 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में कुल जो है 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन जो कि हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, यह 21% पाई जाती है और
अन्य गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ये सारी जो गैसें हैं ये सबको मिला करके, सभी को मिलाने के बाद में 1% मिल करके सभी गैसें जो है 1% बनता है। ये सभी गैसों की मात्रा जो है वायुमंडल में 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी के द्वारा जो भी छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पृथ्वी को यह पौधों को वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, तापमान गिरते जाता है, तापमान जो है कम होते जाता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर का तापमान हमेशा अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तापमान में क्या होता है, गिरावट आते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ऊपर बहुत ज्यादा ठंडक होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं ठंडक बढ़ती जाती है, जिसके कारण से पर्वतारोहियों को आप लोग देखे भी होगी कि पर्वत पे जो चढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमने देखे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है और ऑक्सीजन जो है 21% बस है, लेकिन ये भी जाने हैं कि वायुमंडल में जो जिस भाग में हम रहते हैं क्षोभमंडल, वहीं पर जो वायुमंडल जो फैला हुआ है ना, वहां पर जो है यही गैसों की मात्रा पाई जाती है। जैसे जैसे हम जाते हैं ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, साथ में वहां पर क्या होती है, ऊंचाई पर चढ़ने से ठंडक भी है, घनत्व जो है वायु का जो घनत्व है वो कम होने लगता है, जिसके कारण से सांस लेने में हमको कठिनाई होती है। इसी के कारण से पर्वतारोहियों को अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुमंडल का जो दबाव होता है वो सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर कहीं पर कम होता है तो कहीं पर ज्यादा होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में से निम्न दाब की ओर बहता है। वायु का बहाव कैसा होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये हो गया आपका वायुमंडल। अब हम लोग देखते हैं जलमंडल, जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक है, यानी कि जो जीव जो होते हैं वो स्थल में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाया जाता है और हवा में भी पाया जाता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हवा के बीच का, यानी कि इन तीनों के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों को बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उस अवस्था से लेकर सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया से लेकर के स्तन जीवधारी के आकार में जो है जीवमंडल में पाए जाते हैं। और ये जीवमंडल जो है जल और हवा, स्थल, इसी के क्षेत्र में पाया जाता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। परंतु पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये जो तीनों परिमंडल है आपस में जो है क्रिया करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिए, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए
तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। अब देखिए किस प्रकार से बता रहा है। जैसे स्थलमंडल में क्या होगा, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर पेड़ों का कटाव कर दिया जाएगा तो ढाल वाली जो भूमि होगी वहां पर क्या होगा, मिट्टी का तेजी से कटाव होगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ये भूकंप तो किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर भूकंप आएगा तो क्या होगा, कहीं पर जितने भी मकान रहेंगे या कोई भी पेड़ पौधे जो भी वहां पर रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरा भूकंप के आने से जमीन के नीचे सारी चीजें जो है तहस नहस हो जाएगी। जान और माल दोनों की हानि होगी भूकंप के आने से, है ना। तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने से क्या होता है, पृथ्वी की सतह में बहुत परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। सुनामी ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ स्थल भाग जो था वह अब हमेशा के लिए पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। आप जानते ही हैं कि पानी को अगर दूषित कर दिया जाए और उस दूषित पानी का सेवन जो है अगर मनुष्य करता है या कोई जीव जंतु करता है तो वह उसको किस प्रकार की हानि होगी, ये सारी बातें आप जानती हैं। साथ में जल में रहने वाले जीव भी हैं, उन पर उसका क्या प्रभाव होगा इस दूषित जल का, इसको भी आप जानते हैं। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, मनुष्य के साथ साथ यह जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है जो जीव जल में रहते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। और साथ में उद्योग और तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों यानी कि इससे निकलने वाला जो धुआं है इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके तापमान में भी वृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में अभी हम लोग देखते हैं कि ठंडी का मौसम भी रहने से क्या होता है, ठंड हमें उतना महसूस नहीं होता है। कारण क्या है इसका, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाए, क्योंकि पेड़ पौधे का आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे जो है हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है श्वास के द्वारा छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे जो है श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन गैस को मनुष्य ग्रहण करता है। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी के कारण से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और उसी के कारण से पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोगों की आवश्यकता है। मतलब कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि वायुमंडल, जीवमंडल और भूमंडल में संतुलन जो है बना रहे। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है।